नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे हमेशा किसी ना किसी के पास रहते ही है और जिसके चर्चे हमेशा होते ही रहते हैं। क्योंकि देखिए, एक्चुअल देखा जाए तो दो तरीके से इन्वेस्टर होते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर, एक देखा जाए तो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर के मध्य मतलब बीच में जो फर्क होता है, वो फर्क क्या है? एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर हमेशा देखता है कंपनी का प्राइस, मतलब वो प्राइस देख के निवेश करता है। और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, वो कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल और कंपनी के बाकी डिटेल्स चेकआउट करने के बाद वो निवेश करते हैं। उसके बाद उसको उस कंपनी का प्राइस कितना भी हाई हो, फिर भी वो निवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम्स इशू है। रिटेल निवेशक बहुत सारे प्रॉब्लम्स इशू मतलब प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं उसके प्राइस देखकर निवेश करने से। क्योंकि देखिए, प्राइस देखकर निवेश करने से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए ना आए, मतलब रिटेल निवेशक को क्यों प्रॉब्लम आते हैं? देखिए, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है वो देखते हैं कंपनी के अंदर फंडामेंटली स्ट्रांग कितना है, कंपनी फ्यूचर में क्या काम करने वाला है, उसका बिजनेस फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स वो मेजर करते हैं। मगर रिटेल पब्लिक जो सबसे पहले प्राइस देखता है, उसको प्राइस सस्ते में मिलता है। दूसरा पॉइंट वो देखते हैं कंपनी किसका है। अगर गवर्नमेंट है तो अच्छी बात है, प्राइवेट है तो रिक्सी है। तो ये वो इस चीज सोच लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी अच्छे है, प्राइवेट कंपनी खराब है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि आज मैं कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा जिस पॉइंट के कारण आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर होता है और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करने से आपको क्या मिलता है। तो चलो, वीडियो को पूरा यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो आज का जो कंपनी है उसका नाम आप पहले देख लीजिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको IOC नाम में हम जानते हैं। तो देखा जाए तो टोटली एक गवर्नमेंट कंपनी है। टोटली मतलब ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज गवर्नमेंट के पास है, मतलब इसका ओनरशिप गवर्नमेंट बोल सकते हैं, इसका प्रोमोटर गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो IOC जो है वो इंडिया के एक एक पॉपुलर नाम भी है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि इस कंपनी का बहुत सारे मतलब पॉजिटिविटी भी है, बहुत सारे नेगेटिविटीज भी है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, वेबसाइट से ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट साइट है। उसका बिजनेस क्या है, सिर्फ उसी बात को यहाँ पे पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी टोटली जो बिजनेस को यहाँ पे देखिए डिस्कवर किया है। जो मतलब कहाँ कहाँ पे डिस्कवर किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और बिजनेसेस मतलब बिजनेस जो है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो है रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोकेमिकल का जो रिफाइनिंग है उसके ऊपर कंपनी सबसे ज्यादा फोकस रखे हुए है। साथ ही साथ पाइपलाइंस का भी कंपनी बिजनेस करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह के जो ऑयल ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए पाइपलाइंस की जरूरत होती है। तो पाइपलाइंस भी कंपनी ही यहाँ पे बिछा के रखते हैं। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, मार्केटिंग का भी काम करते हैं, ENP के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए एक यहाँ पे देखिए एक्सप्लोजिव के ऊपर काम करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कार्गोजेनिक्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के यहाँ पे एक अंदाजा आपको मिल चुका है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है। तो आप इस अंदाजा अंदाजा से एक चीज लगा सकते हैं, कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरिंग कंपनी है। जो इंडिया के फर्स्ट नंबर रैंकिंग में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा है कंपनी IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ वेबसाइट से आपको थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पे लग चुका है कंपनी कौन सा सेक्टर में काम कर रहा है। अभी कंपनी के जो सेकेंड पॉइंट में जो दिखाऊंगा वो है कंपनी का चार्ट पैटर्न। देखिए, ऑल ओवर चार्ट पैटर्न कंपनी के आपके सामने रखा हो। तो कंपनी एक्चुअली देखा है तो कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न 2009 से दिखा दूं, तब इसका प्राइस रेंज अराउंड 400 रुपीज के अंदर चल रहा था, 400 रुपीज के आसपास चला था। उसके बाद कंपनी ने जो हाई किया अराउंड अराउंड 700 रुपीज के आसपास। तो मैं आपको ओवरऑल बात यहाँ पे बता रहा हूँ, पर्टिकुलर फिगर में आपको देख के बताना पड़ेगा, 700 रुपीज के आसपास। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो क्रैश हुआ, यहाँ पे कोई क्रैश नहीं हुआ। कंपनी क्या किया, कंपनी बोनस और स्प्लिट लेके आया। तो इसी के कारण कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ। फिर से देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसी लेवल में चला, फिर से वो जो पहले लेवल था उसी लेवल को टच करने के लिए गया, अराउंड अराउंड 680 रुपीज के आसपास गया था। उसके बाद फिर से कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया। और देखिए कंपनी का यही चीज मुझे उतना खास नहीं लगा
क्योंकि देखिए कंपनी बार बार बोनस तो इशू कर रहा है, बार बार बोनस इशू, डिविडेंड इशू कंपनी करते रहते हैं, डिविडेंड देते रहते हैं, बोनस देते रहते हैं। तो इसमें इन्वेस्टर को लग रहा है कि चलो अच्छी बात है, मेरा शेयर तो बढ़ रहा है। मगर शेयर बढ़ने से क्या फायदा होगा? मान के चलिए आप 400 में खरीद के रखे थे, तो 400 में शेयर खरीद के रखे थे, और अभी मान के चलिए 80 रुपीज में चल रहा है। मान के चलिए आपके पास तब 100 शेयर है, 100 शेयर था जब आपने खरीदारी किए थे। आज मान के चलिए कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया, उसके बाद आपके पास 1000 शेयर हो गया। तो आपको फायदा क्या हुआ? आपको तो अल्टीमेटली लॉस ही हुआ ना। हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। मान के चलता हूँ 400 रुपीज का शेयर 100 में मतलब 4000 रुपया, चलो मान के चलता हूँ। तो अभी 1000 शेयर हो गया, तो 8000 ऑब्वियसली आपको फायदा ही है। 4000 रुपीज का फायदा है। मैं मानूंगा 4000 रुपीज का फायदा है, मगर आपको सिर्फ यही फायदे के लिए क्या इन्वेस्टमेंट किया थे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। तो फिर भी कंपनी देखिए फिर से एक बार बोनस दे दिया 2018 में। तो 2018 में फिर से एक बार बोनस दिया। उसके बाद कंपनी देखिए कंटिन्यूसली गिरते गए, कभी कंपनी अप ट्रेंड में नहीं गया। फिर से लास्ट टाइम पिछले मंथ में ही कंपनी फिर से एक बार बोनस दे दिया। तो अभी कंपनी का प्राइस रेंज 70 रुपीज के आसपास, 70 से 80 रुपीज के आसपास चल रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी कंटिन्यूसली बोनस क्यों दे रहा है। पहली बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते वो हमेशा कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट लोग इस कंपनी के ऊपर करे। तो इसीलिए वो बोनस लेके आते हैं, बायबैक लेके आते हैं, साथ ही साथ डिविडेंड भी देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मार्जर का डील भी लेके आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं। नहीं तो लोग इसके ऊपर निवेश नहीं करेंगे। मगर मैं इस तरीके से फैसिलिटीज को तब लेता हूँ जब कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है? बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग क्यों ग्रोथ नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखाने के लिए आपके सामने आया हूँ। देखिए पहली बात, कंपनी अराउंड अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, अच्छी बात है। कंपनी का पी रेशियो एकदम आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, यही सबसे बड़ी गलती है इस कंपनी का। कंपनी का ग्रोथ कभी भी मेंटेन नहीं होता। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको शायद एवरेज लेवल में दिखे, फिर भी कंपनी के एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का कर्जा। और अराउंड अराउंड 1% डेप्थ है। देखिए जो कंपनी के पास डेप्थ है, उस कंपनी को सबसे पहले वो डेप्थ जो है उसको कम करना चाहिए था। जो पैसा हाथ में थे उस पैसे को कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस दिया, बायबैक दिया, तो इस तरीके से बहुत सारा चीज किया। मगर उसको पहले डिविडेंड देने से पहले कंपनी को पहले जो डेप्थ था उसको मिटाना चाहिए था। अगर कंपनी पहले डेप्थ को मिटाते तो इस कंपनी को मैं ओके ओके बोल के निवेश कर देता। मगर कंपनी डेप्थ ना मिटाकर कंपनी बार बार डिविडेंड बोनस बायबैक दे रहा है, इसका मतलब सोचिए कंपनी के ऊपर मतलब लोगों को एडम्पशन कर रहा है कि चलो मेरे कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो इसी बात को मैं बिग नेगेटिविटी से देखता हूँ। तो इन्वेस्ट करना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना जरूर है। आप इन्वेस्टर है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो कंपनी का खुद के पास कर्जा है वो फिर से कर्जा लेकर आपको डिविडेंड दे रहा है, ऐसे क्या होगा? कुछ दिनों बाद तो कंपनी का कर्जा बढ़ते जाएंगे और कंपनी लॉसेस में चला जाएगा। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में है, बिल्कुल आपके बात सही है। फिर भी पेट्रोकेमिकल्स के जो डिमांड अभी अभी है, फ्यूचर में शायद वो डिमांड ना भी रह सकते हैं, क्योंकि ईवीज का जो मार्केट आ रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल्स का डिमांड बहुत कम हो जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मगर ईवीज आने के बाद पेट्रोकेमिकल का डिमांड बहुत कम हो जाएगा। तब प्रॉफिट मार्जिन में बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने तो कर्जा लेके रखा है। उस कर्जे को वो तब मिटा पाएंगे जब उसका इनकम ज्यादा होगा ना। तो ये एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा इस कंपनी का वीक लगा। फिर भी दूसरा पॉइंट जो है, कंपनी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप कंपनी है। तो गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी डिसीजन लेते हैं उसमें स्टॉक के ऊपर ही प्रेशर देखने को मिलता है और रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी को निवेश करने से पहले इस कुछ पैरामीटर सबको जरूर चेक करना चाहिए। तो कंपनी तो डिविडेंड तो देखिए, डिविडेंड जो यील्ड है 11.9% का डिविडेंड यील्ड कंपनी दे चुका है। कितना शानदार डिविडेंड कंपनी दिया है, आप सोचिए कितनी बार डिविडेंड दिया है। तो इस डिविडेंड के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर निवेश कर देते हैं। तो दिग्गज दिग्गज इन्वेस्टर एफआईएस भी यहाँ पे निवेश करके रखे हैं, डीएस भी निवेश करके रखे हैं। तो पब्लिक भी यहाँ पे है और प्रोमोटर भी है। तो देखिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप कहेंगे सर डीएस तो एफआईएस तो है ना, डीएस छोड़िए, डीएस तो मान के चलिए एलआईसी के पास ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी आपको दिखेगा, बिल्कुल। फिर भी डीएस के पास इतने हिस्सेदारी है, तो फिर भी क्या कंपनी खराब है? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, कंपनी स्लो डाउन में चलता रहता है। मतलब कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं करते। आप रिटर्न के रेशियोज देखेंगे तो आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिला। 10 साल में 5%, आप इतना रिस्क लेकर 5% क्यों रिटर्न लेना चाहते हैं? उससे आप एफडी कर लेते तो उससे भी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता। तो यही एक पॉइंट्स है। तो
मैं जरूर कहूंगा जो कंपनी डिविडेंड दे रहा है, बोनस दे रहा है, उसके चक्कर में मत पड़ना। तो कंपनी का 2 डेट्स आपको याद रखने के लिए जरूर कहूंगा। वो है कंपनी का रिजल्ट के डेट, मतलब Q1 का रिजल्ट आने वाला है, तब मैं इसके ऊपर डिटेल्स और वीडियो बना के दूंगा। 29 जुलाई इस डेट को आप याद रखना। और जो एक्चुअली फिर से कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है, आप देखना 11/8/2022, मतलब 11 अगस्त में कंपनी करीबन करीबन 2.40 रुपीज का 2.40 रुपीज का पर शेयर में डिविडेंड देने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस डिविडेंड को आप चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर आप टिके रहिए, और डिविडेंड के हिसाब से आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।